स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, है ना। उसमें हमने रेडियो पढ़ लिया था, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव पढ़ लिया था, इंफ्रारेड पढ़ लिया था, विजिबल लाइट पढ़ लिया था, यूवी पढ़ लिया था। अभी ये एक्सरे, एक्सरे पढ़ा था। चलो एक्स किरणें, एक्स किरणें क्या काम आता है एक्सरे? तो मैंने क्या लिखा था, रेडियोग्राफिक इमेजिंग। क्या काम आता है, यूजेस क्या है इसका? और रेडियोग्राफिक इमेजिंग। ये रेडियोग्राफिक इमेजिंग क्या होता है? रेडियोग्राफिक इमेजिंग यही होता है कि किसी फिल्म पे, किसी ब्लैक फिल्म होती है ना, तो किसी फिल्म पे किसी भी स्ट्रक्चर का इमेज लेना। स्ट्रक्चर मतलब जिसको वो पेनेट्रेट नहीं कर पाए। जैसे एक्सरे है, वो हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं उत्तक होते हैं, उनको तो पेनेट्रेट कर दे, मतलब है ना, मतलब ये कर देती है। बाकी जो हड्डियाँ है, बोन्स है, उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाती। तो एक्सरे कैनॉट पेनेट्रेट आवर बोन्स। देन अपने बोन्स का जो इमेज है वो किस पे आ जाता है? फिल्म पे आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रेडियोग्राफिक इमेजिंग। ये एक टेक्निक है और ये किस में काम आता है? एक्सरे। अब देखो ये दो तरह का है। एक तो हम बात कर लेते हैं सिंपल एक्सरे की। ये तो पता ही है, कभी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया या हड्डी क्रैक हो गई तो हम क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। दूसरा है यहाँ पर सीटी स्कैन। क्या है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन थोड़ा सा अगर कोई मामला कॉम्प्लेक्स है, जैसे सर पे लग गई आपके, है ना, और आपको सारे व्यू लेने हैं, केवल एक ही व्यू नहीं काम चलेगा, है ना। सर पे अगर चोट लग गई, आपको सब तरह के अगर व्यूज़ लेने हैं तो क्या काम आएगा? सीटी स्कैन काम आएगा। फुल फॉर्म क्या होती है सीटी स्कैन की? उधर वाला खिड़की खोल दो, ये पीछे। तो फुल फॉर्म क्या होती है सीटी स्कैन की? है ना, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। क्या होती है? कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ध्यान रखना है, ये सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। विच इज मोर हार्मफुल, सीटी स्कैन और एक्सरे? सीटी स्कैन। वाई? इसमें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ज़्यादा है। Because wavelength of CT scan compared to X-ray is more, and because of wavelength frequency is more than X-ray, then energy is CT scan is more than X-ray। मतलब ये अपने को ध्यान रखना है कि वेवलेंथ कम है CT स्कैन की, इसलिए इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा है, देन CT स्कैन इज मोर हार्मफुल। ये हमको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए, कभी लिखना पड़ जाए तो 2-3 लाइनों में लिख। ठीक है। और एक्सरे क्या काम आता है? केवल हड्डियों की ही इमेज लेने में काम आता है या और भी काम आता है? किसी, देखो किसी इंडस्ट्री में या किसी पाइप लाइनिंग में मान के चलो कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो उस ऑब्स्टेकल का पता लगाने के लिए भी एक्सरे काम लेते हैं। बड़ी पाइपलाइन है, आप आदमी तो घुस नहीं सकता, बहुत बड़ी पाइपलाइन है, कहाँ कहाँ देखे। और इतना भी नहीं है कि कोई ऐसे कोई इसमें कैमरा ले जाए अंदर, वो भी नहीं है। तो क्या करते हैं? एक्सरे, इसमें अगर ऑब्स्टेकल या कोई लीकेज है इंडस्ट्री में, कोई पाइपिंग में, तो वो किस में पता लगाते हैं? तो ध्यान रखना, डिटेक्ट
इंडस्ट्रीज में कोई अगर कोई ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब पाइपलाइनिंग में कोई भी पाइपलाइनिंग, ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी अवरोध है या कोई भी लीकेज है, तो उसका पता लगाने के लिए क्या काम लेते हैं, ये, ठीक है। और एक्सरे सिटी स्कैन और रेडियोग्राफिक इमेजिंग, ये हमने बात की थी। चलो अब बात करते हैं हम गामा रेज की। चलो एक्सरे का नुकसान भी है क्या, नुकसान है एक्सरे का, क्या नुकसान है बताइए, नुकसान क्या है। बोलते हैं ना एक्सरे रूम में जाने नहीं देते, कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको भी नहीं जाने देते, क्यों नहीं जाने देते। रेडिएशंस निकलती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर एक्सरे के संपर्क में रहते हैं ना कोई भी, तो उसके कैंसर का खतरा रहता है, ठीक है। इसलिए हम देखा होगा स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको तो बहुत ऐसे अवॉइड करवाते हैं कि ये नहीं जाना है, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। चलो अब है गामा रेज, गामा किरणें। ये गामा किरणें कहाँ से निकलती है, सन से। देखो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे कुछ मैंने कुछ सब्सटेंस लिया, ये कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, इसको मैंने बोल दिया ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, या इंग्लिश में बात करता हूँ तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उसमें एक अभिक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, पता होगा आपको, न्यूक्लियर फिजन। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिससे बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन और संलयन की बात हम करेंगे, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है ना। अभी ध्यान क्या रखना है, एक इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, मतलब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो टूटता है, इसका जो नाभिक है वो 2 पार्ट में टूटेगा, 2 फिर 4 में, 4 8 में, ऐसे बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली ऐसे, ठीक है। जब ये पदार्थ में नाभिकीय विखंडन होता है तो इसमें एक निकलता है एल्फा पार्टिकल, क्या निकलता है, एल्फा। एल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक निकलता है बीटा पार्टिकल, क्या निकलता है, बीटा। बीटा क्या होता है, नेगेटिव। और एक निकलता है गामा, और गामा क्या होती है, न्यूट्रल, और वो किरणें होती है। समझ में आई आपको। जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसके अंदर यदि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, देन वी हैव अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज नेगेटिव और गामा इज न्यूट्रल, और ये क्या रहती है, ये रेज है, रेज की तरह। तो गामा किरणें कहाँ से निकलती है, नाभिकीय विखंडन से। समझ में आया आपको। चलो नुकसानदायक होती है या फायदेमंद होती है, नुकसान। देखो नुकसान फायदे दोनों होते हैं ना, चाहे किसी की भी कोई भी किरणें ले लो यहाँ पे, चाहे पराबैंगनी ले लो या एक्सरे ले लो या गामा ले लो, इनमें नुकसान भी और फायदा भी। चलो इस ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये नाभिकीय विखंडन, ये 2 वर्ड आए ना, क्या आया, एक आया न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन, और एक वर्ड क्या आया अपने पास, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, क्या होता है, संलयन, नाभिकीय संलयन। और फ्यूजन का मतलब नाभिकीय विखंडन। हाँ
विखंडन। देखो विखंडन का मतलब तो आपको पता लग रहा है फिर, है ना, टूट रहा है। नाभिक क्या हो रहा है, जैसे ये कोई नाभिक है और ये नाभिक दो पार्ट में टूट रहा है, और ये दो फिर वापस किस में टूटेंगे, चार में, ऐसे चलता जाएगा। संलयन का मतलब है दो नाभिक जुड़ रहे हैं आपस में, दो नाभिक है और ये जुड़ के एक नाभिक बना रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो अब मेरे को ये बताओ, इसके उदाहरण बताओ कहाँ होता है। जैसे यूरेनियम हो गया, क्या हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, है ना, यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनियम, है ना, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। रेडियम, ये सब क्या है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं सॉरी जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाता है, हीलियम। अब मैं केमिस्ट्री की तरह नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अभी ध्यान नहीं, बस ये रख लेना, दो हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और वहां पर क्या है, यूरेनियम, रेडियम। चलो एनर्जी किस में ज्यादा होती है बताओ, इस विखंडन में ज्यादा होती है या संलयन में ज्यादा होती है, बताइए। संलयन में ज्यादा होती है। तो इसमें एनर्जी क्या रहेगी, मैं इसमें डायरेक्ट ऐसा ही लिख देता हूं, इसमें एनर्जी कम रहेगी और इसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी। चलो पॉल्यूशन किसके अंदर ज्यादा रहेगा, अगर मैं प्रदूषण की बात करता हूं, जैसे अगर मैं पॉल्यूशन की बात करता हूं, पॉल्यूशन किसके अंदर ज्यादा रहेगा, इसके अंदर ज्यादा रहेगा, इसके अंदर कम रहेगा। समझ में आया आपको? मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको लिए ये मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं ना, संलयन, विखंडन, लिखना भी ज़्यादा आता है, क्योंकि एनर्जी का टॉपिक है आपके, है ना। अब मेरे को ये बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा है, संलयन ज़्यादा अच्छा है, विखंडन ज़्यादा अच्छा है? दिख तो रहा है ना, सामने लिख दिया मैंने। एनर्जी देखो, अरे एक बात बताओ, एनर्जी ज़्यादा है, प्रदूषण कम है, तो कौन सा अच्छा है, फ्यूजन अच्छा है ना। चलो हमको तो प्रदूषण कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए क्या पॉल्यूशन, कम चाहिए। जब पॉल्यूशन कम है तो हम ज़्यादा यूज कौन सा लेते हैं, संलयन ज़्यादा यूज लेते हैं, विखंडन ज़्यादा यूज लेते हैं? नहीं, विखंडन ज़्यादा यूज लेते हैं। क्यों लेते हैं विखंडन, क्योंकि संलयन में जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होती है वी कैनॉट कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ पर एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, या दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। इधर लिख दूं, विखंडन में ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है, और संलयन में ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया जा। एक बात बताओ, अगर जिस दिन हम पूरी तरह से जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होगी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, तो हम क्या यूज करने लग जाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रदूषण कम है,
प्रदूषण क्या है यहाँ पर? पॉल्यूशन कम है ना। हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन कम है। पॉल्यूशन कम होने की वजह से जो ये ऊर्जा है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन एनर्जी, ऊर्जा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉल्यूशन कम होने की वजह से ग्रीन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं, क्लीन बोलते हैं, स्वच्छ ऊर्जा, फ्यूचर ऊर्जा। तो इसमें क्लीन लिख लो ना, क्लीन, साफ ऊर्जा बोलते हैं, क्लीन, क्लीन एनर्जी। इसको फ्यूचर एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर एनर्जी। समझ में आया आपको? ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय विखंडन। ये कहाँ लेते हैं? अभी कहाँ ले रहे हैं इसको? न्यूक्लियर रिएक्टर में ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? न्यूक्लियर नाभिकीय भट्टियों में। न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, नाभिकीय भट्टियाँ, उसमें ये काम में ले रहे हैं। चलो, तो ये समझ में आया आपको? फ्यूचर की ऊर्जा क्या है, क्लीन एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी क्या है। चलो, न्यूक्लियर फ्यूजन का मेन सोर्स क्या है? ये ऊर्जा मेन कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ी अभिक्रिया, जैसे ध्यान देना, सूर्य है ना, सन, सूर्य है ना, सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। सूर्य के अंदर कितनी ऊर्जा होती है? अनंत ऊर्जा है ना, ये बोलते हैं इनफाइनाइट एनर्जी, मतलब उसका हम कोई मेजरमेंट भी नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी है सूर्य के अंदर। ऐसा बताते हैं कि कितने पृथ्वी जितने कितने ग्रह तो बनते हैं ना, बिगड़ते हैं वहाँ पर, सही है, कितने टूट टूट के। तो सूर्य के अंदर अनंत एनर्जी है और उसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। समझ में आया आपको? ये ध्यान रखना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें, नाभिकीय संलयन और विखंडन में। चले नेक्स्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? हमने पढ़ा तरंग पढ़ रहे हैं ना, वेव। वेव में हमने क्या पढ़ा? यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखो, एक नोट करके लिखो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है, उनका वेलोसिटी क्या होता है निर्वात में? मैंने बताया था आपको, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। समझ में आया आपको? जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो प्रकाश के वेग से, निर्वात में प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। ऑल EM वेव्स या रेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में, निर्वात में जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें सब प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। समझ में आया आपको? प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग किसमें? निर्वात में। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मीटर पर सेकेंड हियर? यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो हम वेग की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसको अगर यदि हम किलोमीटर में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर, है ना। इमेजिन कर सकते हो ना कितना स्पीड है लाइट की। और ये सब की रहती है ना, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना।
ये ध्यान रखना। एयर में लगभग बराबर ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अगर हम हवा में बात करें, एक बात बताओ, प्रकाश का वेग वैक्यूम में ज़्यादा होगा या एयर में ज़्यादा होगा? वैक्यूम में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला है नहीं, और वहाँ पे एयर आ जाएगा तो वेग क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगा। चलो मैं पूछता हूँ आपको, आपको 3 मीडियम दिया गया है, एयर, ग्लास, सॉरी वाटर और ग्लास। चलो एक देखो, आपके पास 3 मीडियम है, पहला है एयर, फिर आपके पास है वाटर, फिर आपके पास है ग्लास। 3 मीडियम आपके पास, एयर, वाटर और ग्लास। स्पीड किस में ज़्यादा होगी, वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगी प्रकाश की? एयर में। उससे कम वाटर, और सबसे कम वाटर। चलो एक और लिख लेता हूँ मैं, डायमंड। आपके पास मैंने कितने मीडियम दे दिए अभी? 5 मीडियम दे दिए, कोई दिक्कत इसमें? चलो, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? डायमंड की। सबसे कम किसकी है? वैक्यूम। है ही नहीं कुछ। समझ में आ गया? जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रकाश को रोकने वाली और मतलब मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, तो प्रकाश की वेलोसिटी कम होगा। समझ में आया? जैसे एक तो आप एयर में दौड़ते हो, एयर का मतलब ट्रैक पे जो दौड़ते हो ना, ट्रैक पे दौड़ते हो ना, तो आपको रोकने वाला कौन है? कि सर हमको तो रोकने वाला कोई नहीं है, हम तो जितना मर्जी है वैसे ही दौड़ते हैं। रोकने वाला है नहीं है, बताओ है क्या? कौन है रोकने वाला आपको? है ना हवा, एयर। फ्रिक्शन नहीं होता क्या? अरे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो तो बोलते हैं ना शीशे बंद कर दो, क्यों करते हैं? ताकि एयर का फ्रिक्शन होता है ना, ठीक है। जब शीशे बंद होते हैं, है ना, साइड के, तो क्या गाड़ी आराम से चलती है स्मूथली? शीशे खोल देते हैं तब क्या होता है? गाड़ी इतनी स्पीड नहीं चलती है। रीजन क्या है? रोकने वाला कौन है? एयर। जब आप ट्रैक पे रनिंग कर रहे हो तो रोकने वाला कौन है आपको? क्या सर हम तो फ्री है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला फ्रिक्शन कौन है? एयर का। और वही अगर आप वाटर में रनिंग करते हो, स्पीड उतनी आती है क्या आपकी? स्विमिंग पूल में से रनिंग करो आप, दौड़ पाओगे उतना? क्योंकि फ्रिक्शन किसका हो रहा है वहां पर? वाटर का फ्रिक्शन हो रहा है। और वहां पर जब ट्रैक पे दौड़ते हो तो फ्रिक्शन किसका हो रहा है? एयर का फ्रिक्शन हो रहा है। समझ में आया आपको? वैसे ही प्रकाश है, लाइट भी वैसे ही है, ध्यान रखना। तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? डायमंड है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मैं ये लिख देता हूँ, वी है ना वैक्यूम, वी एयर, वी वाटर, वी ग्लास और वी डायमंड। मैंने ऐसे नाम दे दिया है ना सबका। तो अगर मेरे को लगाना है सबसे कम ज्यादा किस में? ए से। कोई दिक्कत है क्या? फॉर लाइट, फॉर लाइट और ईएम। और लाइट की बात कर लेते हैं अभी इस पे, फॉर लाइट। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको? तो डेंसिटी बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन अब अभी हम इसकी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं कि जितने भी ईएम वेव है, चाहे एक्सरे ले लो, रेडियो ले लो या माइक्रोवेव ले लो, है ना, ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये ध्यान रखना आपको। चलो, तो ये हमने पढ़ा यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। एक मैंने बताया था यहाँ पर मैटर वेव, मैटर वेव, द्रव्य तरंगे, ये था ना। ये मैटर वेव क्या होती है? मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर होता है पदार्थ। पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैटर। देखो क्या, सब्सटेंस, द्रव्य, क्या हाँ देखो, वो सब किसके बने होते हैं? अणु, परमाणु। परमाणु बोल देते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है और
न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है चक्कर लगाता है, यही होता है ना। चलो, तो एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली, नाम ध्यान रखना। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी पदार्थ में, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर होता है। क्या बोला? जैसे यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं हम। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर क्या होता है, चक्कर लगाता है। ऐसा ही होता है ना, पता है ये परमाणु, जितने भी मैटर है सब किसके बने होते हैं, परमाणु के बने होते हैं। उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताया था। किसका बताया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को। समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। तो डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वो कैसे लगाता है, वेव के हिसाब से चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर होता है। किसने बताया था? डी ब्रोगली। इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंट की वजह से रिवोल्यूशन, ये जो रिवॉल्व होता है ना, इसके मोमेंट की वजह से जो तरंगें उत्पन्न होती है, इसे क्या कहते हैं? मैटर वेव्स। जो हर पदार्थों में, हर द्रव्य में होते हैं, इसलिए इसे क्या कह दिया हमने? द्रव्य तरंग। बस इतना ही ध्यान रखना आप, तो बस ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, डी ब्रोगली। ये बार बार पूछ लेते हैं। समझ में आया आपको? ये होती है द्रव्य तरंग। चलो, अभी हम बात करते हैं कंपन के आधार पे। किसके आधार पे? कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पे हमने दो तरह की तरंग ली थी। एक ली थी अनुप्रस्थ, क्या ली थी? अनुप्रस्थ तरंगे। और एक लिया था हमने अनुदैर्ध्य तरंग। दो तरंगे बोला था मैंने, इसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और इससे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव्स। देखो, ये पार्टिकल, जैसे वेव क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, वेव के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट होता है क्या? सॉरी, पार्टिकल का ट्रांसफर होता है क्या? नहीं होता है। केवल क्या होता है? एनर्जी। जैसे मान के चलो इसको एनर्जी मिली, इसको ऊर्जा मिली, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? जब भी किसी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। यदि ये वाइब्रेट ऐसे करेगा, ऐसे, और एनर्जी को क्या कर देगा? आगे ट्रांसफर कर देगा। फिर पार्टिकल क्या करेगा? ऐसे, एनर्जी को ऐसे, वाइब्रेट हो रहा है, एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, वाइब्रेट हो रहा है, एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, वाइब्रेट हो रहा है, आगे ट्रांसफर कर दी, वाइब्रेट हो रहा है, एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी। तो एनर्जी किधर जा रही है? आगे। वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं? देखो, वाइब्रेशन ऐसे, कंपन ऐसे हो रहे हैं ना, ऊपर और नीचे ऐसे। एनर्जी किधर जा रही है? इधर। जिधर एनर्जी जाती है उधर ही क्या है? तरंग की दिशा, डायरेक्शन ऑफ वेव। समझ में आया आपको? जिधर एनर्जी जा रही है उधर तो होगी वेव की डायरेक्शन। किधर होगी? जिधर एनर्जी का ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी इधर जा रही है, कंपन ऐसे हो रहे हैं, और एनर्जी और कंपन के बीच में एंगल कितना है? है ना, ये परपेंडिकुलर, तभी इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्स का मतलब ही 90 डिग्री होता है ना। दिस मोबाइल एंड दिस स्टाइलस और है ना, आर ट्रांसवर्स टू ईच अदर। समझ में आ गया आपको? है ना, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। तो कंपन और ऊर्जा यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, ट्रांसवर्सल हो, 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल वेव। यदि देखो, ये कंपन, ये पार्टिकल है, यदि इसको एनर्जी मिली, मैं ई लिख देता हूँ ना, अगर इसको एनर्जी मिली और ये कंपन ऐसे कर रहे हैं, फिर आगे एनर्जी, कंपन ऐसे कर रहे हैं, एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, तो पार्टिकल कंपन कैसे कर रहा है? ऐसे। एनर्जी किधर जा रही है?
तो इसका मतलब वेव किधर है, इधर, कंपन किधर है, इधर। अब ये कंपन और तरंग या एनर्जी, तरंग और कंपन एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर, और यहां क्या है, लंबवत। वापस मैं बोल रहा हूं, यदि कंपन की डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन के समान लंबवत हो, पर है ना, नॉर्मल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल वेव। और यदि कंपन की डायरेक्शन एनर्जी की डायरेक्शन के समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ में आया आपको, ये ध्यान रखना। चलो, तो इसके उदाहरण मैं कल बताता हूँ आपको। तो कल हम इसमें ना कुछ जो नया पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास प्रगामी और अप्रगामी तरंगे है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे इसका लाइट वाला चैप्टर लेंगे। ठीक है।